आओ बेटा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सोल्यूशन चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड व्हाई इज द मोलैलिटी प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी इन हैंडलिंग सॉल्यूशंस इन केमिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कहता है कब मोलैलिटी को मैं प्रेफर करूंगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब स्टडीज जो हैं दे आर बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, उस समय में मैं मोलैलिटी को प्रेफर करूंगा। उसका कारण क्या है बेटे कि जो मोलैलिटी होती है दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स मासेस, है ना। अगर आप मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करो तो मोलैलिटी वाज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इट इन्वॉल्व्स मासेस, और मास जो होता है दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। इसी कारणवश मैं मोलैलिटी को प्रेफर करूंगा ओवर मोलैरिटी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लोबर्स सॉल्ट पहले इंक्रीज होती है 32.4 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की हम बात करते हैं बेटा, तो ग्लोबल सॉल्ट जो है ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में इतने टेम्परेचर तक रहता है। ठीक है बेटे। और इस दौरान जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होती है बच्चा, हुज डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। अब अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी उसके केस में विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है जी। लेकिन अगर आप 32.4 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड टेम्परेचर लेके जाओगे तो जो हाइड्रेटेड फॉर्म है ग्लोबल सॉल्ट की इट विल चेंज इनटू एनहाइड्रस सॉल्ट। पानी जो है वो लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी बेटा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो सॉल्युबिलिटी है दैट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लोबल सॉल्ट फर्स्ट increases up to 32.4 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज फर्दर। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला मुझे क्लियर होना चाहिए, दैट इज Na2SO4.10H2O बेटा। पहले अगर हम ग्राफ्स की बात करते हैं, लेट्स से वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर फॉर ग्लोबल सॉल्ट, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें आ जाएगा। ये पहला पोर्शन जो कि एंडोथर्मिक है, और ये जो डीप स्टीप हो गई बेटा, कम हो गई वैल्यू, दैट इज फॉर सोडियम सल्फेट, दैट इज द एनहाइड्रस फॉर्म। तो वाई एक्सिस पे हमने सॉल्युबिलिटी प्लॉट किया बच्चा, और एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर प्लॉट किया है बेटा। ये सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर जो ग्राफ्स होते हैं इनको हम स्पेशल नेम दे देते हैं बच्चा, दीज आर टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी कर्व्स ऑल्सो। तो ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है दैट इज एंडोथर्मिक, और ये जो सेकंड वाला पोर्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक। तो इन ग्राफ्स को मैं क्या बोल दूंगा, सॉल्युबिलिटी कर्व्स बच्चा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज हेनरीज कांस्टेंट KH ऑफ अ गैस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट वेरी विद टेम्परेचर। पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कैसे वो टेम्परेचर से वेरी करेगा। तो हेनरी लॉ अगर हमने याद हो तो वो क्या कहता था कि PA इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा बेटा, हमने गैसेस की सॉल्युबिलिटी का एक पॉइंट नोट किया है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो कम हो जाती है एट द सेम पार्शियल प्रेशर, है ना बेटा। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इट decreases at the same partial pressure बेटा। अब हमने ये सीखा था कि ये solubility जो है that can be replaced by mole friction also। सो अगर solubility कम हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि जो mole friction XA की वैल्यू है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटे। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन से देख सकते हो कि जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH की वैल्यू। तो अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रही है तो KH की वैल्यू एट कांस्टेंट PA विल
इंक्रीज। सो KH जो है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट कैसे वेरी करेगी विद टेम्परेचर बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि कोई दो लिक्विड्स हैं A एंड B, इनको मिक्स करके आपने एक वार्म सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस किया है, तो कैसी डेविएशन मुझे मिलेगी रॉल्स लॉ से। अगर आपको याद हो कि जो वार्मिंग की प्रोसेस है ये बेसिकली एक्सोथर्मिक होती है। अब अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब हुआ डेल्टा H मिक्सिंग इसकी नेगेटिव आ जाएगी। अगर मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज करवाऊं तो आपने सीखा था बेटा कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो दो टाइप्स का होता है, नेगेटिव डेविएशन वाला एंड पॉजिटिव डेविएशन वाला। और जिनकी डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है बेटा, उनके केस में बच्चा हमारा रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल रॉल्स लॉ फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर दो लिक्विड्स A और B को मिक्स करके आपको वार्म फील हो रहा है बेटा, तो उसकी डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होगी और वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगला क्वेश्चन अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये दोनों जो हैं इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेंगे, उसका कारण क्या है बेटा। जैसे तुम साइक्लोहेक्सेन को ऐड करोगे, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल बेसिकली गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है बेटा। अब उससे बेसिकली होगा क्या, दे विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, तो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स ये बीच में अपनी इन्वॉल्वमेंट देके उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देंगे, जिसकी वजह से जो इथेनॉल और इथेनॉल की इंटरेक्शंस है वो रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये पॉजिटिव डेविएशन जो है रॉल्स लॉ पे शो करेगा। हमने ये चीज़ ऑलरेडी स्टडी कर रखी है बेटा कि जब आपकी AB इंटरेक्शन जो है वो वीकर हो जाएंगी, उस समय में आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है दैट विल शो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन अगेन क्वेश्चन है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन जब आप RBCs को प्लेस करोगे 0.1% NaCl सोल्यूशन में और 0.5% NaCl सोल्यूशन में। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये मालूम होनी चाहिए बेटा कि जो RBCs होते हैं दे आर बेसिकली आइसोटॉनिक विद 0.9% ऑफ NaCl। NaCl सोल्यूशन के 0.9% से क्या हैं, आइसोटॉनिक हैं। अब मान लीजिए मैंने पहला अगर केस में देखूं 1% NaCl का सोल्यूशन है और RBCs की जबकि कंसंट्रेशन कितनी बोली हमने 0.9% है, तो बाहर वाला सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो दैट विल बी अ बेसिकली हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इसके केस में क्या होगा कि RBCs से जो सॉल्वेंट है वाटर जो है दैट विल मूव आउट इनटू द सोल्यूशन, एक्सोऑस्मोसिस करेगा ये, है ना। अगर ऐसा होगा तो RBCs जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे, है ना, प्लाज्मोलिसिस होएगी बेटा। चलिए फिर सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है, 0.5% ऑफ NaCl। अब सोल्यूशन आपका 0.5% है और NaCl आपका जो RBCs 0.9% आइसोटॉनिक होते हैं, तो बाहर वाले सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है बेटा, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन गया। अब क्या होगा बच्चा कि बाहर वाले सोल्यूशन से पानी अंदर को आएगा RBCs में एंडोऑस्मोसिस के जरिए, और RBCs आपके बेसिकली क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, और इवन दे कैन बर्स्ट ऑल्सो, है ना बेटा। अब अगर तीसरा इसमें मैं क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा कि RBCs को आइसोटॉनिक में रखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाई कैम्फर इज प्रेफर्ड एज अ सॉल्वेंट इन फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैप्थलीन बाय रास्ट मेथड। तो इसका कारण क्या हुआ बच्चा कि कैम्फर, अगर हम इसका KF का थोड़ा सा नॉलेज रखें तो कैम्फर की KF की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। एग्जैक्ट वैल्यू जो है दैट इज 39.7 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने मुझे पढ़ाया कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M है। अगर KF की वैल्यू हाई है इसका मतलब डेल्टा TF जो है वो भी लार्ज आएगा, तो मैं इजीली इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा बेटा,
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है कि वाई इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज नियरली ट्वाइस देन दैट ऑफ 0.1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है बेटा। 0.1 मोलर सोल्यूशन NaCl का ऑलमोस्ट ट्वाइस डिप्रेशन क्यों शो करता है फ्रीजिंग पॉइंट में एज कंपेयर्ड विद ग्लूकोज सोल्यूशन। अब NaCl अगर हम देखें मुन्ना, तो NaCl विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, इट विल जनरेट 2 पार्टिकल्स बेसिकली, जबकि ग्लूकोज जो है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब NaCl के केस में जब आप इसको एक्वस इसका बनाएंगे सोल्यूशन बेटा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं NaCl के केस में ऑलमोस्ट डबल हो गए बेटा, है ना। NaCl के केस में अगर आप देखो तो इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, 2 पार्टिकल्स हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज कंपेयर टू द 0.1 मोलर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। अब अगर तुम्हें याद हो बेटा, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता था हमारा, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती हैं सल्यूट के, है ना। तो डेल्टा TF की जो वैल्यू है बेटा आपके पास, अगर हम फॉर्मूला भी देखें तो डेल्टा TF आपको याद होगा, डेल्टा TF वाज इक्वल टू वेंटॉफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय KF इंटू M होता है। तो I की वैल्यू जो है अगर 100% डिसोसिएशन है तो इक्वल टू N नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाती थी, और NaCl के केस में ये वैल्यू ट्वाइस आ रही है, डबल आ रही है एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो इसका मतलब हुआ जो फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन है, क्योंकि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, NaCl के केस में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ट्वाइस आ जाएगी एज कंपेयर टू ग्लूकोज, है ना बेटे। फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ डेल्टा TF का बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एट द सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हीलियम। ठीक है जी, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया, वो कहता है कि विच ऑफ देम विल हैव अ हायर वैल्यू ऑफ KH एंड वाई। चलिए अब इस क्वेश्चन को जानने के लिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज जो है वो हेनरी लॉ की होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि PA इज इक्वल टू KH इंटू एक्स से होता है। ठीक है बेटे, अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं तो मोल फ्रैक्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है कि हाइड्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल है पानी में एज कंपेयर टू हीलियम। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को मैं सॉल्युबिलिटी से भी रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने लिख दिया कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन में ही मुझे गिवन है दैट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, है ना। दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और सॉल्युबिलिटी आप मुझे ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हो कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होता है। तो इसका मतलब हुआ KH वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन विल बी ग्रेटर देन KH वैल्यू ऑफ हीलियम। ठीक है जी, चलिए। सो व्हाई इज लिक्विड अमोनिया बॉटल फर्स्ट कूल्ड इन आइस बिफोर ओपनिंग इट। अब इसका भी रीजन हम देखते हैं। वो कहता है कि अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करते हो तो जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड अमोनिया का वो बहुत ज़्यादा है बेटा, इट इज़ वेरी हाई, है ना जी। अब अगर हम इसको कूल कर देंगे तो जो वेपर प्रेशर है कूलिंग के दौरान उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो ऑन कूलिंग वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है बेटे, अब अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड अमोनिया बाहर एकदम से अब्रप्टली स्प्लैश आउट नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई लिक्विड अमोनिया बॉटल इज फर्स्ट कूल्ड इन आइस बिफोर वी ओपन इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन निर्भर है बेटा। तो मुझे कुछ सॉल्यूशन दिए हैं जैसे कि 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, 0.1 मोलर KCl और 0.1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट, और लास्ट में मेरे पास है 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन दैट इज C12H22O11। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब अगर आप देखो तो कैल्शियम क्लोराइड जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल डिसोसिएट एज कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड आयंस। तो N की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें 3 आ गए बेटा। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर 100% डिसोसिएशन है इक्वल टू N होती है, तो
आई की वैल्यू भी 3 आ गई। KCl देखें तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू 2 आ गई। एल्यूमिनियम सल्फेट देखें तो इट विल डिसोसिएट एज 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 सल्फेट आयंस, तो टोटल N की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो इसके केस में आई की वैल्यू 5 आ गई। जबकि अगर हम हमारी सुक्रोज को देखें तो सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो इसके केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। चलिए, तो यहाँ से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिखें वेंट ऑफ फैक्टर का, तो सबसे पहले लिखना होगा 0.1 मोलर ऑफ सुक्रोज, इट विल बी लेसर देन, दूसरे वाला कौन आया 0.1 मोलर KCl, इट विल बी लेसर देन 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, और सबसे ज़्यादा वैल्यू आई एल्यूमिनियम सल्फेट की। ध्यान रखिएगा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है वेंट ऑफ फैक्टर का, अक्सर ये होता है बेटा कि बच्चे को इंक्रीजिंग पूछा होता है वो डिक्रीजिंग कर देता है,